हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 14 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एंटीबायोटिक। अभी तक एंटीबायोटिक के ऊपर 2 वीडियो आ चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे एंटीबायोटिक के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक स्टार्ट की थी। उसमें हमने पेनिसिलिन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर हम सेफलोस्पोरिन, मेनोबैक्टम और कार्बापेनम इन तीनों क्लास के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अपनी बीटा लैक्टम कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो पेनिसिलिन का, तो वहाँ पे भी बीटा लैक्टम रिंग थी, तो यहाँ पे भी बीटा लैक्टम रिंग है। और पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम के साथ एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी फ्यूज थी, तो यहाँ पे भी एक रिंग फ्यूज है। पेनिसिलिन में 5 मेंबर की रिंग थी, इसीलिए उसको बोलते हैं थायाएजोली रिंग। बट यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग फ्यूज है। अगर आप नंबर गिनोगे तो 6 मेंबर की रिंग है, तो इसको बोलेंगे डाईहाइड्रोथायाएजीन। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग फ्यूज रहती है बीटा लैक्टम के साथ, उसको बोलते हैं डाईहाइड्रोथायाएजीन। तो ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगर मैं इस रिंग की नंबरिंग करूँ तो इसको मैं 1 नंबर दूंगा, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 के ऊपर अमीनो ग्रुप है, इसीलिए इसको बोलते हैं 7 बीटा अमीनो सिफेलोस्पोरोनिक एसिड। जैसे पेनिसिलिन को बोलते थे 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड। वहाँ पे 6 क्यों था? क्योंकि वहाँ पे यहाँ 5 मेंबर की रिंग थी, पर यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग है, तो ये कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए इसको बोलते हैं 7 अमीनो सिफेलोस्पोरोनिक एसिड। आपको पता है कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से ससेप्टेबल थी, मतलब बीटा लैक्टेमेज एंजाइम उस रिंग को ब्रेक कर लेता था। बट ये जो सेफलोस्पोरिन है ये लेस ससेप्टेबल रहती है कंपेयर टू पेनिसिलिन अगेंस्ट बीटा लैक्टम। तो इसका मतलब जहाँ पे पेनिसिलिन काम अच्छे से नहीं कर पाती वहाँ पे हम सेफलोस्पोरिन देते हैं। अब हम साइड इफेक्ट देखेंगे। तो पहला साइड इफेक्ट है एलर्जी रिएक्शन, जो पेनिसिलिन के साथ भी थी एलर्जिक रिएक्शन। वहाँ पे हमने पढ़ी थी जेरिस हेक्सिमर रिएक्शन। तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन रहती है एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा साइड इफेक्ट है वो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है हाइपोप्रोथ्रोम्बीमिया, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। तो इसमें क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है इंटरनल ऑर्गन में। तो ये 3 साइड इफेक्ट है मेजर वाले, ये आपको याद रखने हैं। वैसे सेफलोस्पोरिन के साइड इफेक्ट पूछे नहीं जाते, एलर्जिक रिएक्शन याद रखना और ये लास्ट वाला आप याद रखना। तो इतना ही इसमें देखना है। अब हम सेफलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो जनरेशन वाइज क्लासिफिकेशन है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन की सेफलोस्पोरिन, सेकंड जनरेशन की सेफलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन की और फिफ्थ जनरेशन की। तो फिफ्थ वाली तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, फिर भी आप देख लेना एक बार, 2 ही ड्रग है। तो अब ये जो फर्स्ट जनरेशन है इसको फर्स्ट जनरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितनी भी सेफलोस्पोरिन ड्रग आती है ये सारी ग्राम पॉजिटिव के ऊपर तो बहुत अच्छे से एक्ट करेगी, बट ग्राम नेगेटिव के ऊपर अच्छे से एक्ट नहीं करेगी। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है? ये बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। अब देखेंगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर ड्रग कौन कौन सी आती है। तो सारी ड्रग तो आपको याद नहीं रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है वही याद रखनी है। जैसे कि पहली जो ड्रग है ये सिफाजोलिन, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सिफालेक्सिन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिफाड्रोक्सिल। तो ये 3 ही ड्रग आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। अब इसका क्लासिफिकेशन इंजेक्टेबल और ओरल के बेसिस पे भी है। इंजेक्टेबल मतलब जो एसिड स्टेबल नहीं रहती, इसीलिए उसको हम इंजेक्टेबल बोलते हैं। ओरल वो ड्रग होती है जो एसिड स्टेबल रहती है। तो हमने ये पेनिसिलिन देखा था, बट ये आप इंजेक्टेबल ओरल में कंफ्यूज मत होना। जैसे आपको ड्रग याद रहनी चाहिए फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी आती है। तो ये तीनों ड्रग ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड जनरेशन के अंदर। तो सेकंड जनरेशन की जो एंटीबायोटिक है सेफलोस्पोरिन, ये ग्राम नेगेटिव के ऊपर तो बहुत अच्छे से एक्ट करेगी, ग्राम पॉजिटिव के ऊपर अच्छे से इफेक्टिव नहीं रहती, इसीलिए ये सेकंड जनरेशन की ड्रग है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो इसमें ये जो ड्रग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सिफुरोक्सिम। ये सिफुरोक्सिम ड्रग है। इसके नाम में देखोगे तो लास्ट में XIME आ रहा है। तो जहाँ पे भी XIME आता है वो थर्ड जनरेशन की रहती है, बट यही एक एक्सेप्शन है, इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है सिफुरोक्सिम जो ड्रग है ये है सेकंड जनरेशन की। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो है सिफाक्लोर। तो ये सिफाक्लोर ये ड्रग है सेकंड जनरेशन की, तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन की जो ड्रग होती है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे ही अच्छे से एक्शन दे पाती है। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग है, तो इसके अंदर 2-3 ड्रग इंपॉर्टेंट है। पहली जो ड्रग है वो है सिफोपेराजोन। अभी जो सिफोपेराजोन है, अब इसका नाम भूल भी जाओ तो देखो बीच में पैरा आ रहा है, तो पैरा कौन सी पोजीशन रहती है, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड पोजीशन को हम पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो इसीलिए आप वहाँ से आप याद रख सकते हो ये थर्ड जनरेशन की है। इसी तरह इसमें देखो सिफेट्रायाओक्सोन, तो ट्राया किसको बोलते हैं, थर्ड पोजीशन को बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है सिफेट्रायाओक्सोन, तो ये थर्ड जनरेशन की एंटीबायोटिक है। इसी तरह अगर आप देखोगे ये ड्रग देखो सिफिक्जिम, तो सिफिक्जिम के पीछे XIME लिखा रहता है। तो जिस ड्रग के पीछे XIME लिखा रहता है वो थर्ड जनरेशन की होती है। जैसे कि ये देखो सिफुटेक्जिम, तो ये भी थर्ड जनरेशन की है, बट एक एक्सेप्शन है, वो है सिफुरोक्जिम, तो ये सेकंड जनरेशन की रहती है, इसीलिए एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। इसके बाद जो फोर्थ जनरेशन की जो ड्रग रहती है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इसके साथ जो पेनिसिलिनेज एंजाइम है जो बीटा लैक्टम को ब्रेक करता है, तो वहाँ पे भी ये ड्रग इफेक्टिव, मतलब वो एंजाइम इसके ऊपर इफेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए ये फोर्थ जनरेशन की है। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती सेफेप्राइम, इसके बाद दूसरी है सेफेप्रायोम, तो ये 2 ड्रग आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसी तरह हमने ये सारा क्लासिफिकेशन देख लिया है। फिफ्थ जनरेशन भी आप देख लेना, ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट ड्रग बताई है वही आपको याद रखनी है, और एग्जाम में उसी के ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आप ये याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे बीटा लैक्टम की, तो वो है मोनोबेक्टम। तो मोनोबेक्टम थर्ड क्लास है। पहली क्लास हमने पढ़ी थी पेनिसिलिन, फिर हमने सेफलोस्पोरिन पढ़ी, अब थर्ड क्लास है वो मोनोबेक्टम। अभी जो मोनोबेक्टम एंटीबायोटिक है ये इफेक्टिव रहती है अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अभी तक हमने जितनी भी पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन देखी वो ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव पे एक्ट करती है, बट ये जो ड्रग है मोनोबेक्टम ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ही एक्ट करती है, तो ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे एनएरोबिक रहेगा तो गलत आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है एरोबिक। एग्जाम्पल निस्चेरिया, स्यूडोमोनास, इनके ऊपर ये इफेक्टिव रहती है। इसके अंदर ड्रग आती है एजिट्रोनम और टाइगामोनाम, तो ये 2 ड्रग है आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको पता है जितनी भी पेनिसिलिन या सेफलोस्पोरिन या फिर कोई भी बीटा लैक्टम ड्रग वो सारी हमें एलर्जिक रिएक्शन करती है, बट ये मोनोबेक्टम एलर्जिक रिएक्शन नहीं करती, तो ये आपको याद रखना है। अगर भूल भी जाओ तो मोनो मतलब M से याद रखना, माँ याद रखना, तो माँ से किसी को एलर्जी नहीं रहती, तो ऐसे याद रखना। तो मोनोबेक्टम ड्रग है वो एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करती है। अब इसको मोनोबेक्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो आप बीटा लैक्टम, इसके साथ कोई भी अदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग फ्यूज नहीं है, इसीलिए इसको मोनोबेक्टम बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हम क्लास पढ़ेंगे उसका नाम है कार्बापेनम। कार्बापेनम, तो ये लास्ट क्लास है इस बीटा लैक्टम की। इसके अंदर ड्रग आती है इमीपेनम, मीरोपेनम। तो इमीपेनम, मीरोपेनम, ये दोनों ड्रग आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको याद रखनी है, अब ये जो ड्रग है इमीपेनम ये अपने किडनी के अंदर एक एंजाइम रहता है जिसका नाम है डाईहाइड्रोपेप्टाइडेज। इस एंजाइम से ये ड्रग डिग्रेड हो जाती है, तो जब ये ड्रग डिग्रेड हो जाएगी तो इसकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी और इसका जो एक्शन देने का जो टाइम है वो भी कम हो जाता है। तो इसके एक्शन को बढ़ाने के लिए, इसकी इफिकेसी बढ़ाने के लिए हम इसके साथ कॉम्बिनेशन देते हैं सिलास्टिन ड्रग का। अभी जो सिलास्टिन ड्रग है ये क्या करेगी, डाईहाइड्रोपेप्टाइड एंजाइम है किडनी के अंदर, उसको ये ड्रग इनहिबिट कर लेगी। जब ये ड्रग डाईहाइड्रोपेप्टाइड को इनहिबिट करेगी तो इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा इमीपेनम का, और इमीपेनम का एक्शन लॉन्ग टर्म आएगा। तो सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिलास्टिन के साथ कौन सी ड्रग कॉम्बिनेशन दी जाती है, वो दी जाती है इमीपेनम दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है क्यों दी जाती है, क्योंकि ये डाईहाइड्रोपेप्टाइड को इनहिबिट करेगी और जिससे क्या होगा सिलास्टिन का एक्शन लॉन्ग टर्म आएगा, तो सॉरी इमीपेनम का एक्शन लॉन्ग टर्म आएगा, तो ये आपको याद रखना है। तो ये 2 ड्रग के नाम इंपॉर्टेंट है और ये वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक अच्छे से पढ़ ली है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक पढ़ेंगे वो अमीनोग्लाइकोसाइड है, मैक्रोलाइड्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल, फिर हम लास्ट पढ़ेंगे डीएनए गायरेज। इस तरह से फिर अपना एंटीबायोटिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, आप मेरे वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।